हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो नाबार्ड भर्ती 2024 ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर यहाँ पे नाबार्ड ने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया था। तो दोस्तों, अब उसके रिगार्डिंग नाबार्ड ने यहाँ पे उसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और दोस्तों, डिटेल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में इसमें बहुत बड़े चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले हैं नाबार्ड की तरफ से। तो दोस्तों, क्या कुछ चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले हैं नाबार्ड की तरफ से, तो दोस्तों उस सब के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, ये भर्ती निकली है नाबार्ड में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों, ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर यह आपकी भर्ती रहने वाली है। अब दोस्तों, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, 2 अक्टूबर से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं इस भर्ती के लिए। और दोस्तों, आपकी यहाँ पे लास्ट डेट 21 अक्टूबर रहने वाली है ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन करने की। फिर दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, आपका जो इसके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा सीबीटी बेस, तो दोस्तों 21 नवंबर को वो आयोजित करवाया जाएगा। नाबार्ड ने इसके लिए डेट यहाँ पे पहले से ही निर्धारित कर दी है। 21 नवंबर को आपका यहाँ पे सीबीटी एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। और दोस्तों, अगर इसके आगे यदि कुछ भी अगर बदलाव होते हैं एग्ज़ाम डेट और इसके रिलेटेड, तो दोस्तों नाबार्ड अपनी ऑफिशियल साइट पे उसे अपडेट कर देगा। तो दोस्तों, उसके ज़रिए आप नाबार्ड की ऑफिशियल साइट पे जाके अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसका नोटिफिकेशन अपनी ऑफिशियल साइट पे ये पब्लिश कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की। तो दोस्तों, इसमें कैटेगरी वाइज और दोस्तों रीजनल ऑफिसेज वाइज यहाँ पे वैकेंसीज टेबल यहाँ पे जारी कर दिया है नाबार्ड ने। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों ओनली 2 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। अरुणाचल प्रदेश में आपकी 1 वैकेंसी रहने वाली है। बिहार में आपकी 3 वैकेंसी रहने वाली है। और दोस्तों, फिर हम देख लेते हैं वैकेंसी टेबल में हाईएस्ट वैकेंसी आपकी कहाँ देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, आपकी हाईएस्ट वैकेंसी यहाँ पे महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। टोटल 35 वैकेंसीज आपकी महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलने वाली हैं। फिर दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की। तो दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज टेबल में यहाँ पे बात करते हैं जो आपका यूआर की 54 टोटल वैकेंसीज हैं सभी रीजनल ऑफिसेज को मिला के। फिर दोस्तों, एससी की यहाँ पे 4 वैकेंसीज हैं। और दोस्तों, एसटी की यहाँ पे 12 वैकेंसीज हैं। और दोस्तों, ओबीसी की 28 वैकेंसीज हैं। और ईडब्ल्यूएस की 10 वैकेंसीज हैं। टोटल मिला के आपका 108 पदों पर यह भर्ती नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 108 रहने वाली हैं। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं, इसमें बैकलॉग वैकेंसीज को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में जो आपकी एसटी कैटेगरी की बैकलॉग वैकेंसीज 8 थी, ओबीसी की बैकलॉग वैकेंसीज 2 थी, ओडिशा में आपकी एसटी की बैकलॉग वैकेंसी 1 और दोस्तों ओबीसी की बैकलॉग वैकेंसी यहाँ पे 1 है। इसके बाद में दोस्तों, ये इसका वैकेंसी टेबल हो गया। इसके बाद में दोस्तों, रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे गाइडलाइन यहाँ पे जारी कर दी है। तो किस प्रकार से आप मतलब जो दिव्यांगजन कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है कि उनको किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। और दोस्तों, डिसेबिलिटीज़ के रिगार्डिंग भी यहाँ पे इन्होंने अपना सब कुछ क्लियरिफिकेशन यहाँ पे दे दिया है। फिर दोस्तों, किस तरीके की आपकी जो डिसेबिलिटी होनी चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, वो सब इसमें डिटेल में मेंशन किया हुआ है। हम इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, फिर आगे बात करते हैं हम इसके और क्या प्रोसीजर होने वाला है भर्ती के अंदर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, कैंडिडेट का 10th पास होना यहाँ पे अनिवार्य है। और दोस्तों, जो 10th पास कैंडिडेट हैं, तो दोस्तों इसमें ध्यान देने योग्य बात आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी कि कैंडिडेट का 10th पास होना तो यहाँ पे ज़रूरी है ही, मस्ट है वो तो।
मतलब कोई भी कैंडिडेट जो इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहता है उसका 10th पास होना यहाँ पे ज़रूरी है। और दोस्तों जो कैंडिडेट, मान लो किसी कैंडिडेट ने यहाँ पे, मतलब जो कैंडिडेट 10th पास करता है तो दोस्तों जिस रीजनल ऑफिस से वो अप्लाई करेगा तो दोस्तों उसका वहीं से उसका 10th का सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, यानी कि उसी स्टेट से कैंडिडेट का, यानी कि कोई भी कैंडिडेट जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाहता है उस कैंडिडेट का उसी स्टेट का 10th सर्टिफिकेट वहीं का होना चाहिए। यानी कि जैसे कोई कैंडिडेट राजस्थान का है तो दोस्तों उसने 10th अपनी राजस्थान से यहाँ पे पास की है। अब दोस्तों वो इस भर्ती में वैकेंसीज को देखते हुए महाराष्ट्र से अप्लाई करना चाहता है तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो महाराष्ट्र से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस भी स्टेट में आप रहते हो, जिस भी स्टेट से आपने 10th अपनी पास की है, आप उसी स्टेट की वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहने वाले हो, यानी कि आप किसी भी अदर स्टेट में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। और दोस्तों इसके लिए एलपीटी भी आयोजित करवाया जाएगा। अब दोस्तों फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसमें अगले पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आप सभी के लिए फॉर्म भरने से पहले जान लेना ज़रूरी है आप सभी के लिए, कि कैंडिडेट का यहाँ पे जो 1/10/2024 की जो डेट है यहाँ पे 1 अक्टूबर तक, तो दोस्तों कैंडिडेट का यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो 1 अक्टूबर 2024 तक जिनकी ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है, जो अंडर ग्रेजुएट हैं अभी, तो दोस्तों वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट यहाँ पे ग्रेजुएशन और हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखते हैं, यानी कि जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है और दोस्तों हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो रखते हैं, तो वो दोस्तों इस भर्ती के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों इसके बाद में कैंडिडेट का ये डाउट आता है कि कैंडिडेट यहाँ पे कि वो ये सोचते हैं कि इनको क्या पता चलने वाला है यदि हम हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, यदि हम अपनी जो 10th की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन करते हैं तो दोस्तों इनको कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों उसके लिए होता क्या है, क्योंकि ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में आपकी ये जॉब होने वाली है, फाइनेंस वाली जॉब होने वाली है, तो दोस्तों फाइनेंस जॉब का एक रूल होता है, जब भी आपका डीवी वहाँ पे आयोजित करवाया जाता है, आप फाइनली सेलेक्ट होने के बाद में जब आपका डीवी वहाँ पे करवाया जाएगा तो दोस्तों उसके बाद में आपकी 10th पास होने के बाद से लेकर अभी तक, यानी कि आप जब फाइनली इस जॉब के लिए सेलेक्ट हुए हो उस टाइम तक का जो एज गैप सर्टिफिकेट आपका बनवाया जाता है, तो दोस्तों उसमें आपका जो आपने क्या किया है, आपने यदि कोई हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वहाँ पे रखी है, आपने हायर स्टडी की है, तो दोस्तों वो सभी आपको मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके खिलाफ लीगल एक्शन यहाँ पे लिया जा सकता है यदि आपने फेक तरीके से अगर किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट वहाँ पे एज गैप सर्टिफिकेट वहाँ पे यदि आप पेश करते हो तो दोस्तों वो आपके लिए दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसलिए दोस्तों जो हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो इस भर्ती के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, तो दोस्तों वो फॉर्म ना ही भरें तो अच्छा है, क्योंकि दोस्तों इसमें एग्ज़ाम फीस भी लगने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट की, तो दोस्तों इसके लिए एज लिमिट यहाँ पे 18 से 30 साल यहाँ पे रखी गई है, यानी कि मिनिमम एज यहाँ आपकी 18 साल होनी चाहिए, और दोस्तों मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 साल रखी गई है। और दोस्तों जो आपकी एज की गणना की जाएगी वो 1 अक्टूबर, यानी कि 2 नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो दोस्तों 2 अक्टूबर की डेट को आधार मानकर आपकी एज की गणना यहाँ पे की जाने वाली है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें एज का ध्यान रखें। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेंगे, जैसे SC/ST कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि 35 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा OBC नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो दोस्तों उनके 3 साल का यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन उनको मिलेगा। इसके अलावा PWBD कैंडिडेट्स को यहाँ पे OBC में 13 साल और दोस्तों जनरल में यहाँ पे 10 साल और दोस्तों SC/ST में 15 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद में बात करें दोस्तों एक्स सर्विसमैन, तो दोस्तों एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे जो अपनी आर्म फोर्स में 3 ईयर का, यानी कि मैक्सिमम एज उनकी 50 साल होनी चाहिए, और दोस्तों उनकी आर्म फोर्स में 3 साल का और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। और दोस्तों विडो, डाइवोर्स्ड और दोस्तों जुडिशियली मतलब तलाकशुदा जो महिलाएं हैं, महिला कैंडिडेट को यहाँ पे 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। तो दोस्तों
अब इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या मेंशन किया गया है कि the SC/ST OBC candidates from Maharashtra are mandatory required to submit validity certificate issued by the security committee। यानी कि आपका जो स्क्रूटनी कमेटी के द्वारा जो आपका SC/ST और OBC का जो वैलिडिटी सर्टिफिकेट है वो दोस्तों वहाँ पे आपको पेश करना जरूरी है। ये सिर्फ महाराष्ट्र रीजन के यानी कि जो रीजनल ऑफिस महाराष्ट्र है वहाँ के जहाँ से वो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, और दोस्तों जो कैंडिडेट महाराष्ट्र के हैं उनको ये पेश करना अनिवार्य है। अदर स्टेट के कैंडिडेट तो महाराष्ट्र में वैसे भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर आपका किस तरीके का रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं जो आपके एक बात और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका जो EWS का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, तो दोस्तों उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बना हुआ होना चाहिए। और दोस्तों 1 अप्रैल 2024 से पहले का आपका जो सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होना चाहिए। यदि इसके बाद में आपका सर्टिफिकेट बनता है तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा। 1 अप्रैल 2024 तक आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाना चाहिए बन के, उसी सर्टिफिकेट को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों इसमें आपका 2 चरणों में ये सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका CBT बेस यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का यहाँ पे LPT यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाना है। तो दोस्तों ये बड़ा चेंजेस इस बार देखने को मिला है, क्योंकि जब 2020 में इसकी भर्ती आई थी तो दोस्तों आपके CBT बेस CBT 1 और दोस्तों CBT 2 के आधार पर यह भर्ती आयोजित करवाई गई थी, और दोस्तों उसके बाद में LPT भी आयोजित करवाया गया था। लेकिन उसमें जो आपके CBT बेस एग्जाम थे उसके 2 यहाँ पे चरण आयोजित करवाए गए थे, लेकिन इस बार इसका ओनली एक ही CBT होने वाला है। उसके बाद में आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का यहाँ पे आयोजित करवाया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो पैटर्न क्या रहने वाला है एग्जाम का। तो दोस्तों आपके रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, और दोस्तों न्यूमेरिकल एबिलिटी की यहाँ पे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों टोटल आपके 120 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं और 120 नंबर का आपका पेपर होगा। इसके लिए आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको वहाँ पे दिया जाएगा। 1.5 घंटे का समय आपको वहाँ पे मिलेगा, और दोस्तों 120 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। और दोस्तों इसमें बात करें रीजनिंग का जो एग्ज़ाम लेवल किस तरीके का होगा, तो दोस्तों ये एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की जॉब है। तो दोस्तों आपका जो रीजनिंग का लेवल रहेगा वो आपका बैंकिंग लेवल का रहेगा, यानी कि ओवरऑल आपका बैंकिंग लेवल का ही पूछा जाने वाला है। और दोस्तों आपकी जो जनरल अवेयरनेस है वो SSC लेवल की कतई नहीं पूछी जाएगी। वहाँ पे आपसे फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। और दोस्तों फाइनेंशियल अवेयरनेस में करंट से बहुत ही अच्छे खासे वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो भी कैंडिडेट इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों वो अपना यानी कि बैंकिंग सेक्टर की GK ही वहाँ पे पढ़ें, और दोस्तों रीजनिंग भी उन्हें बैंकिंग लेवल की ही वहाँ पे करके जानी होगी, तभी वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। फिर दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जो कैंडिडेट यानी कि अपने जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो दोस्तों जो क्वालिफाइड होंगे कैंडिडेट उनके लिए यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट वहाँ पे आयोजित करवाया जाएगा। तो दोस्तों लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपसे लिखित में भी होता है, और दोस्तों वो आपसे मौखिक भी आयोजित करवाया जाता है, यानी कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं या नहीं वो सब आपकी चेक की जाती है। और फिर उसके बाद में जो फाइनली सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट, फाइनल जो मेरिट तैयार होगी वो आपकी CBT एग्ज़ाम के स्कोर पे बेसिस रहेगी। LPT ओनली क्वालिफाई नेचर का आपका रहने वाला है। तो दोस्तों फाइनली जो कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट होंगे CBT के मार्क्स के आधार पर उनका फिर DV और मेडिकल टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा कमेटी के द्वारा। फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन पेपर होगा वो आपका बाइलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। और दोस्तों जो कट ऑफ को क्लियर करेंगे वही कैंडिडेट यहाँ पे एक कट ऑफ जारी की जाएगी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने के बाद। और दोस्तों वो रीजनल ऑफिस रीजन वाइज शायद अलग अलग भी हो सकता है और एक भी हो सकता है, ये अभी क्लियर इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो दोस्तों आपका एक कट ऑफ तैयार की जाएगी, उसके बाद में जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें LPT के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। फिर दोस्तों
आपको यहाँ पे जो आपका सीबीटी में प्रत्येक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका 0.25 यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, यानी कि आपका 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है एग्ज़ाम के समय कि आपकी वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। अब दोस्तों जो कैंडिडेट यहाँ पे एलपीटी, अब काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में डाउट आता है कि एलपीटी किस तरीके से होगा, यदि हम एलपीटी नहीं क्लियर कर पाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो दोस्तों एलपीटी टेस्ट आपका ज़्यादा बर्डन लेने की वैसे तो आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन दोस्तों एक क्वालिफाई नेचर का होता है, तो आपको एलपीटी ज़रूरी है आपका देना, एलपीटी आपको देना ही होगा। अदरवाइज़ यदि आप एलपीटी में वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हो तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। और दोस्तों एलपीटी का ऐसा होता है कि एलपीटी में आपको चांसेस दिए जाते हैं, यदि आपसे फर्स्ट टाइम में एलपीटी यदि क्लियर नहीं होता है तो दोस्तों आपको थोड़े समय बाद उसके लिए थोड़ा सा समय दे दिया जाता है। तो दोस्तों बैंकिंग में ऐसा ही होता है कि उसमें भी एलपीटी का आयोजन करवाया जाता है। तो दोस्तों यदि आप एक बार में क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समय और दे दिया जाता है, जिससे आप बेहतर प्रिपरेशन अपनी कर पाएँ और दोस्तों अपने एलपीटी को क्लियर कर पाएँ। तो दोस्तों लेकिन यदि आप चांसेस लेने के बाद में भी यदि आप अपना एलपीटी क्लियर नहीं कर पाते हो तो दोस्तों आपका कैंडिडेचर ऑटोमेटिकली रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे इस भर्ती से, यानी कि फिर आप इसमें बिल्कुल भी आपके अपॉइंटमेंट के कोई भी चांसेस नहीं रहने वाले हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की हमने बात कर ली है। सीबीटी बेस यहाँ पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा और दोस्तों आपका ओनली 1 सीबीटी होगा। उसके बाद में आपका यहाँ पे एलपीटी आयोजित करवाया जाएगा। उसके बाद में फाइनली सेलेक्ट कैंडिडेट को जो सीबीटी के मार्क्स के आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी, उसके लिए फिर आपको यहाँ पे एलपीटी के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद जो एलपीटी क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट का मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे करवाया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं वेट लिस्ट की, यानी कि आपकी वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान इसके लिए रखा है। तो दोस्तों इसके लिए वेटिंग लिस्ट के लिए क्या रखा है, ए वेट लिस्ट ऑफ अप टू 50% ऑफ वैकेंसीज स्टेट कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 3 विल बी मेंटेन्ड। Candidate will be considered from the wait list. Again, non-joining of select list candidate only. The validity of panel will be period of 1 year from the date of declaration the final result. यानी कि दोस्तों इसके लिए आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, यानी कि जो टोटल पद हैं तो दोस्तों उसका 50% यानी कि कैंडिडेट को यहाँ पे रिजर्व रखने वाले हैं। जैसे 800 पद हैं तो दोस्तों आपके 400 कैंडिडेट की यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट जब आपकी जारी की जाएगी तो वेटिंग लिस्ट में आपका किस तरीके से सिलेक्शन होगा, यानी कि मान लो कोई कैंडिडेट अपना एलपीटी क्वालिफाई नहीं कर पाता है, वो फर्स्ट लिस्ट में उसका सिलेक्शन हो जाता है, फिर वो एलपीटी क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो दोस्तों वो तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई वहाँ से कर दिए जाएंगे। फिर दोस्तों उसके अलावा कोई कैंडिडेट अपने जॉब में प्रॉपर ढंग से अपनी जॉब नहीं कर पाता है या फिर वो अपनी जॉब से रिजिग्नेशन वहाँ पे दे देता है, तो दोस्तों फिर जो खाली होने वाली सीट है उसको वेटिंग लिस्ट के जरिए यहाँ पे कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा। और दोस्तों वेटिंग लिस्ट में यानी कि आपके मार्क्स के बेसिस पे आपके कैंडिडेट वहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों और जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो आपका फाइनल जो रिजल्ट इसका डिक्लेयर होगा उसके 1 साल तक ये आपकी वेटिंग लिस्ट यहाँ पे वैलिड रहने वाली है, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आपकी वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट लिए जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों जिन भी कैंडिडेट का यहाँ पे हो जाता है वेटिंग लिस्ट में तो दोस्तों वो जॉब करेंगे, अदरवाइज जिनका नहीं होता है तो 1 साल के बाद में ये वेटिंग लिस्ट ऑटोमेटिकली डिसमिस कर दी जाएगी। अब दोस्तों इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे SC ST PWD और दोस्तों एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन फ़ीस एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखा गया है। ओनली इंटीमेशन चार्ज है, उनको 50 रुपये यहाँ पे देना पड़ेगा। तो दोस्तों 50 रुपये आपकी SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की रहने वाली है। फिर दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे UR EWS और OBC कैंडिडेट की। तो दोस्तों 450 रुपये उनकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे रहने वाली है। इसके अलावा 50 रुपये उन्हें इंटीमेशन चार्ज यहाँ पे देना होगा। तो दोस्तों टोटल 500 रुपये यहाँ पे UR OBC और दोस्तों यहाँ पे EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम फीस रहने वाली है।
और दोस्तों आपकी फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। फ़ीस का पेमेंट आप ऑनलाइन यहाँ पे कर सकते हैं। और दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों ऑल ओवर इंडिया ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। तो दोस्तों आप एग्जामिनेशन सेंटर आप अपना देख सकते हैं, लिस्ट में दिया हुआ है। तो दोस्तों काफ़ी सारे एग्जामिनेशन सेंटर है, इनमें से कोई आप अपने सहूलियत के अनुसार आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों पे स्केल इसका काफ़ी अच्छा खासा है, यानी कि 35,400 रुपये 35,000 रुपये आपकी यहाँ पे बेसिक पे रहने वाला है। इसके अलावा आपके सारे भत्ते यहाँ पे जोड़े जाएंगे। तो दोस्तों अच्छी खासी सैलरी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। तो दोस्तों सैलरी के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छी जॉब आपकी रहने वाली है। और दोस्तों जो आपकी जो एग्ज़ाम से पहले जो आपका कॉल लेटर है वो आपको ईमेल और दोस्तों एसएमएस के थ्रू आपको सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद आप अपने जो बेसिक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं फॉर्म भरने के बाद में जो आपको मिलती हैं उनको डाल के आप अपने यहाँ पे जो एडमिट कार्ड है वो सब डाउनलोड कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें जो बाकी सारी गाइडलाइन यहाँ पे दी हुई हैं, किस तरीके से आपको पेमेंट करना है, कितनी डायमेंशन के आपके फोटोग्राफ सिग्नेचर रहने वाले हैं, तो दोस्तों उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल में इन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी है। तो दोस्तों आप इस फॉर्म को इस तरीके से भर सकते हैं। तो दोस्तों यही था इस भर्ती में सब कुछ। तो दोस्तों इसके अलावा यदि फिर भी आपके मन में इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो दोस्तों आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ के। तो दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो इसी प्रकार की सभी सरकारी भर्तियों की ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलते हैं कौन नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।